हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग जो है रिमेनिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है मेटाबॉलिज्म को पढ़ा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा था और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है इस लेक्चर के अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं कुछ कैरेक्टर्स को, और बाकी जो है कैरेक्टर्स जो बचे हुए हैं तो हम लोग जो है इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम लोग जो है इस लेक्चर में देखेंगे होमियोस्टैसिस को पढ़ेंगे, हम लोग एडाप्टेशन को पढ़ेंगे और जो है उसके अलावा जो है एजिंग और डेथ को पढ़ेंगे। तो 4 बेसिक कैरेक्टर्स बचे हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो हम लोग जो है इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमियोस्टैसिस की, फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन की, एंड देन जो है कैरेक्टर्स आगे जो बचे हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे होमियोस्टैसिस को, पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे एडॉप्टेशन को, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एजिंग को, एंड नंबर 4 जो है डेथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इतनी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होमियोस्टैसिस क्या होता है। होमियोस्टैसिस से हमें जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए होमियोस्टैसिस होता क्या है। होमियोस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो उनमें क्या होता है, सब में जो है एक जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी कि जो उसका आंतरिक वातावरण है उसको कैसे जो है मेंटेन करके रखता है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, होमियोस्टैसिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, होमियो का मतलब होता है सेम और स्टैसिस का मतलब होता है जो है स्थिति कह सकते हैं, कि स्टेट कह सकते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को एक स्थिति में कांस्टेंट उस पर जो है कैसे उसको मेंटेन करके रखा जाए, या हम दूसरे शब्दों में कह लें कि जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपने इंटरनल इक्विलिब्रियम स्टेट को, यानी कि एक कांस्टेंट पीरियड में कैसे अपने आप को बनाए रखे, जो कि मतलब एक बहुत ज़रूरी भी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो है ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा, आप जो है परेशान हो जाएंगे, या फिर जो है जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, बीपी कहते हैं कि उसका बीपी बढ़ गया। इसी तरीके से हम कुछ और बीमारी की, जैसे ही मान लीजिए किसी का फीवर बढ़ गया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर रेस कर गया, तो उसमें क्या कहेंगे, इस बंदे को फीवर हो गया। ठीक है, या फिर जो है किसी को मान लीजिए ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो है इसका ग्लूकोज बढ़ गया, उसको डायबिटीज हो गया। तो ये क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी इन सब चीजों को, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर चीजें पाई जाती हैं, उनको एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि उसको एक कांस्टेंट पीरियड पर, कांस्टेंट लेवल पर रखना होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज बढ़ी है कोई चीज घटी, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होता है, बॉडी जो है अपने आप को, उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक जो है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट पर रखना होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं होमियोस्टैसिस। तो इन सब चीजों को जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स के जरिए से समझेंगे। जैसे कि हम जो है टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, फारेनहाइट में 98.4 डिग्री फारेनहाइट रहता है। तो ऐसे ही अगर हम ग्लूकोज लेवल की बात करें तो ग्लूकोज लेवल एक ऑप्टिमम होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है तब भी हमको प्रॉब्लम होती है। या फिर जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में जो है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है, यानी कि मिनरल और वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इन सब चीजों को एक ऑप्टिमम उस पर रखती है, यानी कि एक कांस्टेंट उस पर रखती है।
तो जो है हमारी बॉडी जो है एकदम मेंटेन होकर रहती है। ठीक है, तो जैसे कि ग्लूकोज का एक एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्लूकोज का, अगर उससे बढ़ेगा तो क्या होगा, हमको प्रॉब्लम होगी। लेकिन बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको नॉर्मल करके रखती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसमें, जैसे आप लोगों ने दो पैंक्रेटिक हार्मोन होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बॉडी में जितना भी नॉर्मल शुगर होता है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ब्लड के अंदर शुगर का, अगर उससे वो ज्यादा होगा तो क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज यानी कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को जो है बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में कम होने लगता है, तब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ग्लाइकोगेन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, यानी कि पैंक्रेटिक हार्मोन है ये भी। तो क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन रहता है, तो वो क्या होता है कि उसको जो है फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके बोला जाता है, यानी कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस है बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। इसी तरीके से होता क्या है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जिसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि थर्मो का मतलब हीट होता है और रेगुलेशन का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है कि उसको एक मेंटेन करके रखना है, एक कांस्टेंट उस पर रखना है। तो क्या होता है, बॉडी जो है हमारे हीट यानी कि बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखती है। तो देखिए होता क्या है, अगर इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं, तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे बाहरी वातावरण का जो टेम्परेचर है उससे जो है रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर जो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना दूसरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो उन चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बाहरी वातावरण से, जो बाहरी वातावरण है उसके टेम्परेचर से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक, या उनको बोला जाता है पोकोइलोथर्मस। तो पोकोइलोथर्मस क्या होता है एक्चुअल में, देखिए बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर जो है हीट बनना, यानी कि जो एनर्जी फॉर्मेशन, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, तो क्या होता है कि उसके फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। उस रिएक्शन का नाम है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन के जरिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पोकोइलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको एक्टोथर्मस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं, अपनी हीट को जो है एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से शेयर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में हीट बचता नहीं है। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए जो है ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी तब भी वो एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी तब भी जो है अपना उस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मान लीजिए एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से अपने आप को कैसे बचाते हैं, ये एक प्रोसेस होता है हाइबरनेशन, उसमें चले जाते हैं, यानी कि विंटर स्लीप भी बोलते हैं इसको। तो 6 महीने के लिए सो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ज्यादा गर्मी हो जाएगी, अगर ड्राई कंडीशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसके लिए एक प्रोसेस होता है एस्टिमेशन करके है। तो उसमें क्या होता है, ये अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है ना, और अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इनकी बॉडी जो है, इनकी स्किन जो है जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो इनकी स्किन गर्म हो जाती है, और जब ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा यानी कि बहुत लो टेम्परेचर होगा तो इनकी स्किन जो है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एक्टोथर्मस या पोकोइलोथर्मस। एक्चुअल में पोकोइलोज टर्म होता है, वेरियस इसका मतलब होता है, पोकोइलोज का मतलब होता है वेरियस, और थर्मस का मतलब हीट, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरिएबल है। अगर ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो इनकी स्किन ठंडी हो जाएगी, अगर ज्यादा गर्म हो जाएगी तो इनकी स्किन गर्म हो जाएगी। तो जो है इनको हम बोलते हैं पोकोइलोथर्मस। और इनके एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग रेप्टाइल्स की बात करें, अगर एम्फीबियंस की बात करें,
ठीक है ना, रेप्टाइल्स में जैसे लिजर्ड्स वगैरह हो गया, एम्फिबियंस में मेढक वगैरह हो गया, या फिर फिशेस हो गई, तो ये क्या करती हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती हैं। रेगुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, तो फिर जो है ये हाइबरनेशन में चले जाएंगे या फिर जो है एब्स्टेशन प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी हीट के प्रोडक्शन का जो जरिया है, हीट के प्रोडक्शन का जो तरीका है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी हीट एनर्जी को एनवायरमेंट से शेयर नहीं करते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी हीट एनर्जी को कैसे जो है रेगुलेट करके रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, इनके पास एक स्पेशल टाइप के डिवाइसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग डिवाइसेस। तो इंसुलेटिंग डिवाइसेस में जैसे फीदर्स हो गए, या फिर जो है मान लीजिए हेयर्स हो गए, या फिर मान लीजिए बॉडी के अंदर जो है बॉडी के सबक्यूटेनियस रीजन में बहुत सारा बहुत सारा जो है फैट होता है, तो उससे जो है ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन के केस में ले लेते हैं, तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेंसर होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम थर्मोरिसेप्टर्स की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में दो टाइप के थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। एक थर्मोरिसेप्टर जिनको हम कोल्ड थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं हीट थर्मोरिसेप्टर्स कहा जाता है उनको। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी बॉडी को 37 पे रखना है, और ज्यादा ठंडी पड़ रही है तब भी जो है 37 पे रखा जाता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे हॉट रिसेप्टर्स होते हैं जिनको जो है जो गर्मी को रेगुलेट करते हैं, तो वो हमारे इमीडिएटली टू द स्किन होते हैं, यानी कि स्किन के विलो पाए जाते हैं। और जो हमारे कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं, स्पेशली डर्मिस रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस टाइम हमारी बॉडी अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो स्किन पूरा है, तो क्या होता है इसके सुपरफिशियल रीजन यानी इसके सबसे बाहरी सतह पर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब गर्मियां होती हैं तो क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, जिससे कि क्या होता है हीट जो है ज्यादा निकलती रहे, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ये स्वेटिंग का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्वेटिंग को प्रमोट करते हैं, यानी कि जब पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी जो है ठंडी रहती है। तो स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के अंदर क्या होता है, हमारी स्किन ठंडी रहती है। ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, और जो गर्मी होती जब ठंडी होगी तो ठंडी में क्या होगा, जो हमारे डर्मिस के रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो ये सुपरफिशियल स्किन के जो ब्लड वेसल हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उनको सिकोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है ज्यादा से ज्यादा हीट को बॉडी में रिटेन किया जा सके, जिससे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारा टेम्परेचर जो है मेंटेन होकर रहे। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी स्किन जो है एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। यहाँ पे बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमको गर्मी महसूस हो रही है तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो ये मैसेज है, जो यानी कि जो हमारा सेंसरी सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम के द्वारा जो है हाइपोथैलेमस को भेज दिया जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, और जो हमारा जो थर्मोरिसेप्टर होता है, यानी कि जो डर्मिस से ऊपर होता है, जिनको हम जो है गर्मी वाले रिसेप्टर्स कहते हैं, तो उनको जो है ये मैसेज करता है कि जो है हमारी ब्लड वेसल हैं उनको जो है थोड़ा सा डायलेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो है डिफ्यूजन, हीट का डिफ्यूजन हो सके और स्वेटिंग का फॉर्मेशन हो सके, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जा सके। इसी तरीके से जब हमको ठंडी लगती है तो ठंडी में क्या होता है, तो ठंडी वाले रिसेप्टर जो हैं, यानी कि हमारे डर्मिस में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं इनको कोल्ड रिसेप्टर्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रेन को सेंड करेंगे, यानी कि हाइपोथैलेमस रीजन में इंफॉर्मेशन जाएगी, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वहां से तुरंत जो है हमारी स्किन के जो आउटर सरफेस, ये जो ब्लड वेसल है उनको मैसेज करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए, सिकुड़ जाइए, जिससे क्या होगा, हीट का जो है एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा, और हमारी बॉडी जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होकर रहेगी। ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, और भी बहुत सारे होम्योस्टैसिस के एग्जांपल्स हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारा एकदम से बीपी जो है बढ़ जाता है, हमारा स्वेटिंग एकदम ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है नॉर्मल हो जाती है, यानी कि हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, और जो हमारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस बढ़ जाती हैं तो वो भी जो है
अपने नॉर्मल रेट पर आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जो है अपने आप को रेगुलेट करके रखती है, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अच्छा, एक चीज और है, होम्योस्टैसिस खाली जो हमारी बॉडी तक सीमित नहीं है, होम्योस्टैसिस जो है हमारा इन्वायरमेंटल लेवल पर भी है। अगर हम पॉपुलेशन लेवल पर देखें, अगर हम कम्युनिटी लेवल पर देखें, या फिर जो है हम इकोलॉजिकल बेसिस पर देखें, तब भी जो है वहां पर जो है होम्योस्टैसिस का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नेचर को बैलेंस करके रखना है। होम्योस्टैसिस का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि हमें नेचर को बैलेंस करके रखना है। अगर हम इसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को एक नॉर्मल, ऑप्टिमम, कांस्टेंट उस पर रखता है, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में उसको मदद करता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये होम्योस्टैसिस का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एडाप्टेशन की। तो एडाप्टेशन में देखिए क्या होता है। अच्छा, अडॉप्टेशन से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं ताकि जो है आप लोगों को नोट डाउन करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है होम्योस्टैसिस, नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कुछ एग्जांपल्स की मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी थर्मो रेगुलेशन की। तो इसमें जो है 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स की हमने बात करी थी। एक हमने बात करी थी एक्टोथर्मिक, और दूसरे की बात करी थी एंडोथर्मिक। तो एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स को हम पुकोइलोस थर्मस भी कहते हैं, पुकोइलोस थर्मस, और इनको जो है हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसके एग्जांपल क्या होंगे। इसके एग्जांपल्स में लिजर्ड्स हैं, यानी कि रेप्टाइल्स, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, उसके अलावा फिशेस हैं। तो ये जो है ये कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसी तरीके से ये वाले जो हैं ये कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनको जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में देखिए क्या होता है, एडॉप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एडॉप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी भी विशेष वातावरण में रहने के लिए और उसकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए मदद करता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को वहां पे कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, तो ये किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे, एडॉप्टेशन के द्वारा करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं या फिर डिजर्ट एनिमल होते हैं या फिर जो है कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं। वो अपनी एक्चुअल में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो वहां के हिसाब से ढल जाते हैं, यानी कि अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं उस परिस्थिति के लिए, उस विशेष परिस्थिति के लिए अपने आप को अनुकूल बना लेंगे, तभी जो है वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक विशेष वातावरण में रहने के लिए तो प्रेरित करता ही है, और उसके साथ साथ अपनी जनरेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने कोल्ड क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर वगैरह होते हैं, तो अपने आप को कैसे बचाते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बात करी थी, जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था ये इंसुलेटिंग मटेरियल इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि हेयर्स और फैट वगैरह होते हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर जो फैट होता है, पोलर बियर की अगर हम बात करें स्पेशली, तो पोलर बियर में बहुत ज्यादा फैट होता है, यानी कि फैट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी हीट को जो है कंट्रोल करके रखता है, एनवायरमेंट से ज्यादा शेयर नहीं होने देता है। इसलिए जो है वो क्या होता है कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है कि उस विशेष वातावरण के लिए उनको रहने के लिए मदद करता है।
इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एलन्स रूल। एलन रूल क्या कहता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पोलर बियर का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स पाए जाते हैं, वो एनिमल्स जो साधारण वातावरण में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके कंपेयर में थोड़े से अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, जो कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स होते हैं उनके हाथ जो है यानी कि फोरलिम्स यानी कि जो अगले पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, उसके अलावा ईयर्स जो हैं वो भी छोटे होते हैं। तो उनका मानना ये था कि जो कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स हैं उनके स्पेशली कान और फोरलेग्स जो छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, जो है हीट लॉस को कम करते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर उस विशेष वातावरण में उनको रहने के लिए जो है मदद करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है डिजर्ट एनिमल की बात करें तो डिजर्ट एनिमल में क्या होता है कि डिजर्ट एनिमल में क्या होता है कि एक्चुअल में उनका जो लूप ऑफ हेनले होता है, तो लूप ऑफ हेनले हम लोग इसको किडनी सिस्टम में पढ़ेंगे यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो वहां पे क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले है स्पेशली डिजर्ट एनिमल का, वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि लूप ऑफ हेनले जो है यानी कि जो उसका डिसेंडिंग पोर्शन होता है, डिसेंडिंग पोर्शन जो है वो क्या करता है, वाटर को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वाटर जो है, वाटर बैलेंस जो है बॉडी के अंदर बना रहता है और वहां के एनिमल जो हैं अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को इस तरीके से फुलफिल करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से वहां के अगर हम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहां के प्लांट्स कैसे होते हैं, वहां के प्लांट जो है स्पेशली कांटेदार होते हैं, स्पाइनी होते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि एक्चुअल में जब इनकी लीफ एनाटॉमी पढ़ोगे तो लीफ एनाटॉमी में क्या होता है कि लीफ में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, बुलीफॉर्म सेल जो है लीफ को रोल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लीफ जो है वो फोल्ड हो जाती है। तो लीफ फोल्ड जब हो जाती है तो क्या होता है कि सरफेस रीजन पर स्टोमेटल जो पोर होते हैं यानी कि जो वाटर का रिमूवल कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ढक जाते हैं या फिर उनका जो पोर साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। जब पोर साइज रिड्यूस होता है तो इससे क्या होता है कि जो एक प्रोसेस होता है प्लांट में जिसको रेस्पिरेशन जिसको हम जो है ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो उससे क्या होता है एक्सेस वाटर जो है रिमूव हो जाता है एरियल पार्ट से। तो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम कर दिया जाता है स्पेशली डिजर्ट प्लांट्स में, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करके जो है ज्यादा से ज्यादा पानी जो है बॉडी के अंदर यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर रिटेन किया जा सके, ताकि जो है वहां पर उस विशेष वातावरण में जो है प्लांट वो सर्वाइव कर सके। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एडाप्टेशन के जो कि मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे एजिंग का देखेंगे। तो एजिंग में क्या होता है, देखिए एजिंग जो है इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो जिसका हम बोलते हैं बुढ़ापा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो है हमारा ये बुढ़ापा आता है, यानी कि टाइम रिलेटेड जो है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं या हमारी जो अदर एक्टिविटी है, हमारी फर्टिलिटी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि क्या होता है हम जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब में जो है एजिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिजम्स के वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ये जो है बुढ़ापे को लीड करता है, एजिंग को लीड करता है। ठीक है। एंड एजिंग लीड टू डेथ। तो क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि फाइनल जो प्रोसेस है डेथ एंड इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेथ में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा एजिंग लीड टू डेथ। अब डेथ का मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब मृत्यु है, यानी कि जितनी भी दुनिया में लिविंग सिस्टम है, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, जितने भी हैं सबको जो है एक दिन मरना है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, डेथ का मतलब जो है स्पेशली हमारी जो लाइफ एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डेथ। डेथ के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जो है अपनी जुवेनाइल फेज में जाएगा। जुवेनाइल फेज का मतलब जो है एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा वो, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो टाइम जुवेनाइल फेज कहलाता है।
ठीक है ना, यानी कि 13-14 साल का जो टाइम होता है जिसमें एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं या एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं, वहां तक पहुंचता है, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो टाइम कहलाता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। उसके बाद जो है सेक्सुअल फेज आ जाती है हमारी, जिसको हम फर्टिलिटी फेज भी कह सकते हैं या रिप्रोडक्टिव फेज कह लीजिए उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा क्या होता है, बुढ़ापे में शामिल हो जाएंगे, फिर बुढ़ापे के बाद जो है डेथ में शामिल हो जाएंगे। एक तो ये नेचुरल प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है ना, डेथ का। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तब भी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। वो एक्सीडेंट किसी तरीके से हो जाए, यानी कि मान लीजिए कार एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है, या फिर उसके और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोई शूट कर दे किसी को, या फिर जो है कोई हैंग करके मर जाए। तो ये क्या है, ये है तो डेथ ही एक तरीके की, वो अलग चीज है, इसको एक्सीडेंटल डेथ के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से डेथ और भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कोई टाइगर है और किसी इंसान को खा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेडेशन में आती है, यानी कि उस आदमी का शिकार हो गया, लेकिन क्या हुआ, मरी तो गया वो। तो ये जो है इसके कई सारे तरीके होते हैं डेथ के, लेकिन एक जो नेचुरल तरीका है वो क्या है कि पहले बर्थ होगी, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, फिर उसमें बुढ़ापा आएगा और फिर जो है उसकी डेथ हो जाएगी। एक तो ये नेचुरल तरीका है। दूसरा तरीका जो है ये जो है कोई बीमारी हो सकती है, उसमें बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। उसके अलावा जो है प्रेडेशन हो सकता है, यानी कि शिकार हो जाना किसी चीज का, और जो है दूसरी चीज जो है मैंने बताई आप लोगों को, एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट होके किसी चीज की डेथ हो जाती है। तो ये जो है कई सारे तरीकों से डेथ हो सकती है। डेथ का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी जिंदगी की एक्टिविटीज हैं वो सभी की सभी रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और फाइनली जो है हम डेथ में शामिल हो जाते हैं। और जो है क्या होता है कि इसका एक सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस पे अगर हम नजर डालें तो क्या होता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर बर्थ रेट चालू रहे, यानी कि लोगों का प्रोडक्शन चलता रहे, जैसे कि लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो पैदा होते रहें, लेकिन मरने की प्रक्रिया जो है कम हो जाए, डेथ कम हो जाए या डेथ बंद हो जाए, तो क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये डेथ का जो नेचुरल प्रोसेस रखा गया है गॉड की तरफ से या जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक इसका सिग्निफिकेंस भी है। अच्छा, दूसरी चीज है कि एक हमारी जो है नेचर को भी बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल जो साइकिल होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है डेथ प्रोसेस। हालांकि यहाँ पे खाली ह्यूमन की डेथ प्रोसेस की बात नहीं कर रहा मैं, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ की प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि हर ऑर्गेनिज्म को मौत से गुजरना है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। ओके बेटा, तो यहां पे एक चीज छूट गई है एक्चुअल में, इसमें एक पॉइंट होता है कॉन्शियसनेस का, मैं उसमें बात करूंगा। कॉन्शियसनेस देखिए क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देखिए, कॉन्शियसनेस एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं चेतना। चेतना देखिए क्या होता है, कॉन्शियसनेस एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि चेतना एक ऐसा प्रोसेस है, ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू द मल्टी सेलुलर ह्यूमन, यानी कि यहां तक हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चेतना देखने को मिलती है। चेतना एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्शियसनेस एक्चुअल में क्या होती है, जैसे कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको महसूस होता है, यानी कि सूझबूझ कह लीजिए दूसरे शब्दों में इसको। जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि कोई आवाज दे रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, उसको रिस्पॉन्ड करोगे। या आपको कोई आए और आपके जो है एक पिंच उभो दे, तो क्या होगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस प्रोसेस है किसकी वजह से है, कॉन्शियसनेस की वजह से, यानी कि आप जो है सचेत हैं, आप जो है आपके अंदर समझबूझ है। तो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, देखिए दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा जो है अगर हम सेलुलर लेवल पर कॉन्शियसनेस देखें तो क्या होता है, हर सेल को, यानी कि हर सेल जो है अपनी चीजों को रिक्वायर करती है। मान लीजिए सेल के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो क्या करेगा, सेल जो है सिग्नल करेगा कि हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो जो है वो न्यूट्रिएंट दे दिया जाएगा। तो वो सेलुलर लेवल पर जो है उसकी कॉन्शियसनेस है। तो अगर हम ह्यूमन लेवल पर देखें, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर देखें, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमको कोई बुला रहा तो उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो क्या है हमारी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन जो है वेल डेवलप्ड जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो हर चीज को अच्छे से सेल्फ कॉन्शियसनेस की इसमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है, तो किसी को समझ सकता है, जान सकता है सब कुछ, लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये जो है, ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर अदर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए बैक्टीरिया है या फिर जो है
अदर प्लांट्स की अगर हम बात कर लें तो क्या करते हैं, प्लांट जो है लाइट स्टिमुली को वो करते हैं, या फिर वाटर है या फिर ग्रेविटी है। इसमें एक्चुअल में ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो है प्लांट जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यानी कि सिंपली ऐसे समझ लीजिए, जो कॉन्शियसनेस प्रोसेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, या फिर जो है हमारे एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, जैसे मैं हूं, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इसके प्रति हमें अवेयर रहना जो है हमारा क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। मतलब हम इसके प्रति अवेयर है। अब अगर कोई बंदा मर जाए तो अगर आप उसको पुकारो कि आवाज देगा, रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। तो कॉन्शियसनेस जो है यानी कि जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो किसकी वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैरेक्टर्स जो है समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो आप जो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।